हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने सक्षम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 कोयला और पेट्रोलियम। देखिए बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थ हैं, कई चीज़ें हैं जो काम में आती हैं। तो उनमें कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं और कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति से मिले और मानव निर्मित का मतलब है जो किसी इंसान ने बनाया हो। तो आज हम उन्हीं में से प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन वो हैं जो असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और जिनका कभी भी क्षय नहीं होगा, मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, ये जो सब हैं ये हैं अक्षय प्राकृतिक संसाधन। और एक होता है जो कभी ना कभी तो समाप्त होंगे, उनमें आते हैं जैसे वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। और आज हम इन्हीं में से जो कभी ना कभी समाप्त होंगे उनमें से पढ़ेंगे कोयला और पेट्रोलियम। देखिए, जिनमें पहला है कोयला। आपने कोयला देखा होगा या इसके बारे में सुना भी होगा। ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। आपको भी पता है कि जो कोयला होता है वो काले रंग का होता है। देखिए, यहाँ पे इसका ये डायग्राम भी दे रखा है। ये कोयला है और ये कोयला किस किस काम में आता है? खाना बनाने के काम में आता है ये, और रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने के काम में आता है, तापीय संयंत्रों में काम में आता है, और कई लोग इसे उद्योगों में ईंधन के रूप में भी काम में लेते हैं। तो ये कोयले का इस्तेमाल यहाँ होता है। आगे हम देखेंगे कोयले की कहानी। कोयले की कहानी में क्या है कि कोयला है तो सही, लेकिन वो हमें कहाँ से मिला है, ये कैसे बनता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। मतलब 300 मिलियन वर्ष पूर्व, 300 मिलियन साल हो गए। इतने सालों पहले पृथ्वी पर बहुत सारे जंगल थे, बहुत सारे पेड़ पौधे थे, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि बाढ़ आ गई। बहुत खतरनाक वाली जो बाढ़ होती है वो आ गई, तो जो वन मृदा थे, जो भी थे, वो सब नीचे दब गए और वो नीचे जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, और जो पृथ्वी के अंदर दब गए थे पेड़ पौधे और जो वन्य जीव जो दब गए थे वो सभी धीरे धीरे कोयले में बदल गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। देखिए बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बनीकरण किसे कहते हैं? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होना। जो वनस्पति मरी गली हुई है वो जब नीचे दब जाती है और जब कोयले में बदल जाती है तो उसे कहते हैं कार्बनीकरण। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयले को ही जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कोक, कोल तार, कोयला गैस आदि। उन्हीं में से हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोक। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। ये बिल्कुल कोयले की जैसे होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के उद्योग निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। एक कोक होता है वो बिल्कुल कोयले की जैसा होता है, और कोयले का मतलब कार्बन का जो सबसे शुद्ध रूप है वो है कोक। उसका उपयोग होता है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और धातुओं के निष्कर्षण में, मतलब धातुओं के उनको परिष्कृत करने में। दूसरा है कोल तार। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है, जो आपने देखा होगा, जिससे सड़क बनाते हैं, जिसको हम डामर भी बोलते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं कोल तार। आगे देखें कोयला गैस। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है।
ये कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। जब कोक बनाते हैं तो उससे प्राप्त होती है कोयला गैस। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी जो उससे मिलते हैं कोयले से, कोयला गैस, कोक और जो कोलतार है वो। आगे कोयले के बारे में हमने पढ़ा, अब आगे हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। देखिए पेट्रोलियम, आप जानते हैं ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है। ये तो आपको पता ही है कि रोज़ की यातायात के जो साधन होते हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर, कार, बस इन सब में पेट्रोलियम का यूज़ होता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये जो पेट्रोलियम है ये भी एक प्राकृतिक स्रोत है। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं पेट्रोलियम कैसे बनता है? हम देखेंगे कि पेट्रोल कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। मतलब कई साल पहले ऐसा हुआ था कि समुद्र में जो जीव रहते थे वो मर गए, और जब वो मर गए तो उनका जो शरीर है, मृत शरीर, वो ज़मीन में जाके जम गया। और फिर उसके बाद वहाँ पे वायु भी नहीं थी, उच्च ताप नहीं था, उच्च दाब नहीं था, तो वो जो मृत जीव थे वो पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए, प्राकृतिक गैस में बदल गए। तो ऐसे करके पेट्रोलियम का जन्म हुआ। यहाँ हम देखेंगे कि विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में प्रवेदित किया गया था, मतलब निकाला गया था। तेल का कुआं सबसे पहले कहाँ निकाला गया था? अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया में। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे, हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। आगे हम देखेंगे पेट्रोलियम का परिष्करण। परिष्करण का मतलब होता है फिल्टर करना, या उसमें से जो चीज़ें, उसमें जो अलग अलग उत्पाद हैं उनको अलग अलग करना, इसको कहते हैं परिष्करण। तो देखिए पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, बिल्कुल किसी को भी अच्छी नहीं लगती। जो पेट्रोल की जो महक होती है वो किसी को पसंद नहीं होती। ये विभिन्न संघटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि के मिश्रण से बनता है। और जब इन सभी को अलग अलग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं परिष्करण करना। आगे देखिए, इसे परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। मतलब जिसमें ये काम किया जाता है इनको अलग अलग करने का, वो किया जाता है एक पेट्रोलियम परिष्करणी में। यहाँ हम देखेंगे कि इसको अलग करके कुछ संघटक हैं वो निकलते हैं। जैसे सबसे पहले दे रखा है इसमें एलपीजी गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो कि घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में आती है। जो घरों में हमारे रसोई में जो काम आती है गैस उसे कहते हैं एलपीजी गैस। एक होता है पेट्रोल, मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए ये काम में आता है। मिट्टी का तेल, ये स्टोव और लैंप में काम में आता है। डीजल, भारी मोटर वाहनों में। स्नेहक तेल, स्नेहन में। पैराफिन, मोमबत्ती और वैसलीन में। बिटुमेन, पेंट व सड़क निर्माण में काम में आता है। तो अभी हमने देखा कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ये पेट्रोल को परिष्कृत करने के बाद निकलती हैं। आगे हम देखेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है, सीएनजी के रूप में, कंप्रेस नेचुरल गैस के रूप में। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी है। यह स्वच्छ ईंधन है।
हमने भी देखा है कि जो ऑटो वगैरह चलते हैं उनमें भी सीएनजी गैस का उपयोग होने लगा है। आगे हम देखेंगे कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। हमने इसमें देखा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि, ये सब समाप्त होने वाले हैं। तो कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्षों का समय लग जाता है। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं, मतलब कुछ थोड़े टाइम और चलेंगे, उसके बाद ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इसलिए इन्हें कहा है सीमित संसाधन। आगे देखिए, भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। पहला, जहां तक संभव हो गाड़ी सामान और मध्यम गति से चलाइए। ऐसा नहीं कि कभी ज़्यादा कर ली उसकी रेस, कभी कम कर ली, उसे हमेशा भी मीडियम गति पर चलाना चाहिए। दूसरा है, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। जहाँ पे हमें वेट करना पड़े, जहाँ पे येलो लाइट हो रही है तो हमें इंजन बंद कर देना चाहिए। फिर है, टायरों का दाब सही रखिए। टायरों में जो हवा भरी रहती है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। फिर एक, गाड़ी का नियमित रखरखाव सुनिश्चित कीजिए। गाड़ी कहीं ख़राब तो नहीं है तो फिर उससे भी ज़्यादा पेट्रोल खर्च होता है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं इन सब से पेट्रोल अधिक खर्च होता है, तो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से बचें। तो बच्चों, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। आगे हम इसी वीडियो में लेसन 6 कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब हम पढ़ेंगे लेसन 6, दहन और ज्वाला। देखिए, हम घर पर, उद्योगों में, वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे नाम दे रखे हैं: गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी और एलपीजी। इन सभी ईंधनों का उपयोग हम घर पर भी करते हैं और बाहर भी करते हैं, जैसे गाड़ी बस चलाने में या फिर फैक्ट्री में, कारखानों में, इन सब में इनका उपयोग होता है। अभी हम इसमें ये देखेंगे कि दहन और ज्वाला में क्या अंतर है। दहन होता है किसी भी ईंधन को जलाना, उसका दहन करना होता है, और उसमें जो आग निकलती है, उसकी जो लपटें निकलती हैं, उसे हम ज्वाला कहते हैं। आगे देखिए, दहन क्या है। दहन क्या है, हमने देखा, जो पिछली कक्षा में आपने भी पढ़ा होगा कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। हमने देखा कि जो मैग्नीशियम है, जब उसको जलाएंगे, यहाँ पे दे रखा है, देखिए ये मैग्नीशियम है। इसे जब हमने जलाया, इसके पास हम लेकर गए तो इसमें से ऊष्मा उत्पन्न हुई, लेकिन इसमें आग नहीं निकली, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हुआ। तो इसी तरीके से रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन में अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। मतलब ऐसा प्रक्रम जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, उसे हम दहन कहते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है, और जिस पदार्थ को हम जला रहे हैं, जिसका दहन कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं दाह्य। उसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव्य, गैस ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में या एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर जो दी गई है अभिक्रियाएं, इसमें मैग्नीशियम और कास्ट कोयला बाह्य पदार्थ हैं। आगे हम देखेंगे, हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। देखिए, जिस प्रकार से हमारे शरीर में जिस प्रकार से हमारे लिए भोजन ज़रूरी है, भोजन से ही हम चलते हैं, उसी प्रकार से किसी भी कारखाने में या फिर किसी भी बस गाड़ियों के लिए ईंधन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी वो चल पाएंगे। यहाँ एक और एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमें बताना है कि वो कोई चीज़ दाह्य है या अदाह्य है। देखिए, ये आपको साफ पता चल जाएगा। लकड़ी है तो लकड़ी जल सकती है या नहीं, बिल्कुल ये दाह्य है। कागज़ दाह्य है। लोहे की कील को अगर हम जलाएंगे तो वो नहीं जलेगी, तो वो अदाह्य है। मिट्टी का तेल जल जाएगा, वो दाह्य है।
पत्थर का टुकड़ा डाई है, स्ट्रो डाई है, कास्ट कोयला भी डाई है, उसे हम जला तो सकते हैं लेकिन उसमें ज्वाला नहीं निकलेगी। माचिस की तीलियाँ डाई है और कांच डाई है। तो इस तालिका को आप पूरा कर सकते हैं। आगे हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी गई है जिसमें कि 3 मोमबत्तियाँ ली हैं और तीनों को अलग अलग तरीके से ढका गया है। देखिए, जो पहली मोमबत्ती है इसके ऊपर एक बीकर रखा है कांच का, जो ऊपर से भी खुला है और नीचे से भी खुला है, और नीचे इसके दोनों तरफ 2 लकड़ियाँ रख दी गई हैं ताकि नीचे से भी उसको हवा मिलती रहे और ऊपर से भी, तो ये ज़्यादा देर तक जलेगी। इसमें जो आग है इसमें वो ज़्यादा देर तक जलेगी। दूसरा वाला है उसमें नीचे से उन दोनों लकड़ियों को हटा दिया गया है और नीचे उसके लिए वायु बंद कर दी गई है, लेकिन ऊपर से वो खुला है, तो वो थोड़ी कम देर तक जलेगी क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम मिल रही है। जो तीसरा वाला है वो नीचे से भी बंद है और वो ऊपर से भी बंद है, तो इसके अंदर जो मोमबत्ती को जला कर रखेंगे तो वो नहीं जलेगी क्योंकि उसको दोनों तरफ से ही ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जब तक वायु नहीं होगी तो वो चीज़ नहीं जलेगी वायु के बिना। यहाँ हम देखेंगे कि एक व्यक्ति है जो कंबल में लिपटा हुआ है, शायद हो सकता है कि ये जल गया हो, तो उसे कंबल से लपेट दिया गया है। तो जब इसे कंबल से लपेटते हैं तो इसकी जो आग है वो बंद हो जाती है। वो बंद क्यों होती है? इसीलिए बंद होती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वायु बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वायु को रोक लेता है वो कंबल, और जो आग है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल दब जाती है। यहाँ हम देखेंगे कि एक जंगल में आग लग गई है। तो कई बार ऐसा होता है कि जंगल में बहुत ज़्यादा अधिक ऊष्मा हो जाती है, या फिर कई बार लोगों की लापरवाही की वजह से भी जंगल में आग लग सकती है। तो उधर आग को कंट्रोल में करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही खुली जगह है और वहाँ पे वायु बहुत अधिक मात्रा में है, ऑक्सीजन बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसलिए उसको बुझाना बहुत कठिन हो जाता है। तो इन चीज़ों के लिए दूसरे उपाय देखे जाते हैं बुझाने के लिए। आगे हम देखेंगे कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। मतलब अगर किसी चीज़ में, जैसे कागज़ है, कागज़ में अगर हम तीली लगाएंगे, माचिस लगाएंगे तो वो जल्दी से आग पकड़ लेगा। तो अगर वो जल्दी से आग पकड़ लेती है कोई चीज़ तो उसे हम कहते हैं न्यूनतम ताप। उसमें बहुत ही कम ताप से वो जल गई। लेकिन अगर कोई चीज़ है जिसमें बहुत देर में, लकड़ी है, लकड़ी में आग लगेगी लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें ताप की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ज्वलन ताप हम इसे कहते हैं कि अगर न्यूनतम ताप, ऐसा न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका वो ज्वलन ताप कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे इस एक्टिविटी में बताया गया है, यहाँ पर 2 मोमबत्ती ली है और दोनों मोमबत्ती के ऊपर, एक के ऊपर खाली कागज़ है, कागज़ का कप है, और दूसरे के ऊपर कागज़ का कप है लेकिन उसके अंदर पानी है। देखिए ये वाला जो है इसमें पानी है और ये वाला खाली है। तो हम देखेंगे कि खाली वाला जो है उसमें आग जल्दी पकड़ ली है, लेकिन जो जिसमें जल है उसमें आग नहीं लग रही है। उसमें बहुत देर में आग लगेगी लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि इसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत ही ज़्यादा है और इसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत ही कम है, इसलिए इसमें जल्दी आग पकड़ लेगा ये। आगे देखेंगे हम कि जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। हम देखेंगे कि ज्वलनशील पदार्थ कौन से होते हैं, जिनका ज्वलन ताप जो है वो बहुत कम है और वो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं थोड़े से में ही, उन्हें हम कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है पेट्रोल, अल्कोहल,
द्रवित पेट्रोलियम गैस आदि। इन सब में अगर थोड़ी सी भी चिंगारी लगेगी तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही कम ज्वलन ताप होता है। इसलिए देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि एक घर है जिसमें आग लग गई है। तो जब इतनी बड़ी जगह पर आग लग जाती है तो वहाँ तो ना तो कंबल काम आता है, ना कोई ऐसी चीज़, छोटी मोटी चीज़ काम में नहीं आएगी। लेकिन वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे जल काम में आता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, ये आपको पता है, जिससे उनका ताप उनकी ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। जो जल है वो जब बिल्कुल प्रेशर से आएगा तो उसमें जब वायु की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है उसमें, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, वायु बिल्कुल उसमें आना बंद हो जाती है और इसलिए वो आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। ये 3 आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? ईंधन, वायु और ऊष्मा। हमें ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और ऊष्मा चाहिए। ये तीनों जब मिलेंगी तभी किसी भी चीज़ का दहन होगा और उसमें ज्वाला निकलेगी। यहाँ देखिए, कई बार ऐसा होता है कि ऐसी जगह पर आग लगती है जहाँ पे हम पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ऑफिस वगैरह हैं, वहाँ पे अगर किसी स्विच में आग लग गई है या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में अगर आग लगी, तो अगर वहाँ पे पानी का यूज़ करेंगे तो पानी सुचालक होता है। हो सकता है कि वहाँ जो मौजूद हैं व्यक्ति, उनको खतरा हो सकता है, उनके लिए हानिकारक हो सकता है, उनको करंट भी लग सकता है पानी की वजह से। तो इसलिए ऐसी जगहों पर काम में आता है ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें होती है। तो ये छोटा सा सिलेंडर होता है, यहाँ पे ये काम में आता है, जिससे कि आग बुझ जाती है। यहाँ देखिए, ये ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का जो संपर्क होता है वो टूट जाता है और आग नियंत्रण में आ जाती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ये सिलेंडर है, ये CO2 गैस का है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का है। जब इसे हम यहाँ स्प्रे करते हैं तो ये कंबल की तरह काम में करता है। ये वायु को बिल्कुल कंट्रोल में कर देता है। तो वायु के बीच में और ईंधन के बीच में जो भी संपर्क होता है ये उसको तोड़ देता है और वायु बुझ जाती है। और इससे जो विद्युत के उपकरण होते हैं उनको भी कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो इसी प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से आग बुझाई जाती है। आगे देखिए, दहन के प्रकार। देखिए, गैस तेजी से जलने लगती है जब, तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। जब हम गैस स्टोव चलाते हैं तो उसको चलाते ही जब हम लाइटर से उसे जलाते हैं तो वो गैस तेज़ी से जलती है, इसे हम कहते हैं तीव्र दहन। और जब ऐसा होता है कि फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। फॉस्फोरस जैसे कुछ पदार्थ होते हैं जो कमरे के ताप पर ही जलते हैं, लेकिन उनमें ज्वाला नहीं होती। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, वह स्वतः दहन कहलाता है। मतलब उसमें ज्वाला तो होती है लेकिन वो स्वतः ही जल उठता है अचानक लपटों के साथ, बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के, तो उसे कहते हैं स्वतः दहन। एक तो वो होता है कि हमने गैस जलाई रसोई में आकर और लाइटर से जब उसे जलाया तो वो जलने लग गई, तो वो स्वतः दहन नहीं होगा, वो होगा तीव्र दहन। और जब कभी ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ है वो रखी है, अगर उसमें थोड़ी सी भी हवा लग गई, जैसे कोयला है, थोड़ी सी भी हवा लग गई, उसमें फॉस्फोरस है, तो वो अपने आप ही जल उठेगा। आगे हम देखेंगे कि त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे चलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने के कारण ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है, इससे गैस बड़ी भारी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। ये भी एक प्रकार का दहन ही होता है कि जब पटाखे हम चलाते हैं तो जब उसकी अभिक्रिया होती है
गैस के साथ, तो वो एक बहुत बड़ा धमाका करती है जिसे हम विस्फोट कहते हैं। आगे है ज्वाला। ज्वाला आपको पता ही है, किसी भी चीज़ में जब किसी भी चीज़ का हम दहन करते हैं तो फिर जब उसमें जो आग की लपटें निकलती हैं उसे हम ज्वाला कहते हैं। यहाँ पे कुछ पदार्थ दिए गए हैं, तो जिसमें पूछा है कि ये पदार्थ जो है ज्वाला देते हैं या नहीं। तो देखिए, इससे पहले मोमबत्ती है, मोमबत्ती ज्वाला देता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वो उसमें सिर्फ ऊष्मा और प्रकाश होता है, ज्वाला नहीं। कपूर है, कपूर में ज्वाला होती है। मिट्टी के तेल वाला स्टोव, उसमें भी ज्वाला होती है। लकड़ी का कोयला, लकड़ी के कोयले में ज्वाला नहीं होती, सिर्फ उसमें प्रकाश होता है और ऊष्मा होती है। यहाँ हम देखेंगे एक डायग्राम दे रखा है मोमबत्ती का। तो ये इसमें दिया हुआ है कि जो सबसे अंदर का भाग है, ये ब्लैक वाला जो भाग है, तो इसमें सबसे कम, ये सबसे गर्म होता है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग वेला होता है। ये देखिए, जो सबसे अंदर वाला भाग है वो सबसे कम गर्म होता है, क्योंकि इसमें सबसे कम वायु का संपर्क होता है। फिर उससे जो ऊपर वाला है वो होता है आंशिक दहन वाला मध्य भाग, मतलब वो थोड़ा उससे ज़्यादा गर्म होता है। अंदर वाले से थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, वो जो पीला होता है। और सबसे ज़्यादा गर्म जो होता है वो इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये ब्लैक ब्लैक सा जो दिख रहा है ब्लू कलर का है, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इसमें ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इसमें सबसे ज़्यादा वायु का संपर्क होता है, इसलिए ये बहुत ही गर्म होता है। और पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है ये, इसलिए ये नीला होता है। आपने देखा होगा जो हम गैस जलाते हैं उसमें भी जो नीली वाली जो आग निकलती है, आग की लपट निकलती है, वो ही ज़्यादा तेज़ होती है। हम देखेंगे कि ये नीचे दे रखा है, धातु की फूकनी में फूंकता सुनार। सुनार जब किसी चीज़ को तराशता है या फिर उसकी पॉलिश वगैरह करता है, तो हम देखते हैं कि उसमें से जो निकलती है आग, वो ब्लू कलर की निकलती है, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण, वो ही सबसे ज़्यादा तेज होती है, इसीलिए। यहाँ हम देखेंगे ईंधन क्या है। घरेलू औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। जो भी चीज़ें हैं जिनमें ऊष्मा पैदा हो सके और जो जल सके, वो सभी ईंधन कहलाते हैं, जो घर में भी काम आते हैं और बाहर भी काम आते हैं। संभवतः ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो, उसे ही एक अच्छा ईंधन माना जाएगा। आगे हम देखेंगे ईंधन की दक्षता। देखिए, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ऊष्मीय मान क्या होता है कि किसी 1 किलो के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा, कोई भी ईंधन है उसका वज़न है 1 किलो, और उस 1 किलो को पूरे को दहन कर दिया, उससे जो प्राप्त ऊष्मा की मात्रा है उसको हम ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति ग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका जो मान है वो निकाला जाता है किलो जूल प्रति ग्राम से। तो ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि 1 किलोग्राम ईंधन में जब दहन हो रहा है तो उससे जो प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा होती है उसे हम ऊष्मीय मान कहते हैं, और इसे हम किलो जूल प्रति ग्राम से मापते हैं। यहाँ हमें विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान दे रखे हैं। गोबर के उपले जिसमें 6 से 8 हज़ार होता है, लकड़ी 17,000 से 22,000, कोयला 25,000 से 33,000, पेट्रोल 45,000, मिट्टी का तेल 45,000। मतलब जिसमें ज़्यादा ऊष्मीय मान होगा उसमें जल्दी उसमें जल्दी आग पकड़ेगा। आगे हम देखेंगे कि ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे क्या क्या। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग
उत्पन्न होते हैं। इन सभी के जलने से ये इनमें एक ऐसी खतरनाक प्रदूषक गैस होती है जिससे दमा या श्वास रोग उत्पन्न होता है। और इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। अपूर्ण दहन का मतलब कोई भी ईंधन वो पूरी तरीके से नहीं जला है, वो अध जला है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा करता है। ये अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। तीसरा, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और जो विश्व में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो भी इसी वजह से हो रही है, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा हो गई है इन सब चीज़ों की वजह से, तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक है। आगे देखिए, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत ही दमघोटू संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। देखिए, ये जो कोयले, डीजल, इन सब का जब दहन होता है तो एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ये गैस ऊपर आसमान में जाती है और फिर जब इसका विलय होता है बादलों के साथ तो ये अम्ल वर्षा करती है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, फसलों के लिए बहुत खतरनाक है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ने ले लिया है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पाद अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक अच्छा स्वच्छ ईंधन है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन की वीडियो में। धन्यवाद।